नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे मुद्दा में ममता बनर्जी की उस बात को याद करने का वक्त आ गया है जब ममता बनर्जी ने अजीत पवार के विमान क्रैश के बाद सबसे विस्फोटक बयान दिया था कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस हादसे की जांच होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ये जानकारी मिली है कि अजीत पवार अपने काका के साथ वापस जाने वाले थे, विलय होने वाला था। फाइनली वो कहाँ जाते ये नहीं पता था, लेकिन जो विभाजन हुआ था वो विभाजन खत्म होने वाला था। अजीत पवार की घर वापसी होने वाली थी। दरअसल वो घर से अलग होकर के जो है बगावत करके अलग पार्टी बनाए, बाद में ओरिजिनल एनसीपी हो गई। लेकिन घर से बगावत अजीत पवार ने की थी, तो घर वापसी अजीत पवार की तय थी, ममता बनर्जी ने कहा था। अब अजीत पवार के बारे में जो ममता ने कहा था वो बात 100% सच निकली है, क्योंकि ये खुलासा संजय राउत या संजय निरुपम टाइप लोगों का नहीं है। ये खुलासा अजीत पवार के बेस्ट फ्रेंड का खुलासा है। और अब भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ी हुई है, नए खेल की शुरुआत भी हो चुकी है। मैं सारी खबरें दिखाऊंगा, कुछ बयान भी सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा भाऊ को ले आइए, जोड़ लीजिए। स्वागत है भाऊ। हम अभी इसमें इसी कार्यक्रम में ममता बनर्जी आपको याद आ जाए, इसलिए ममता बनर्जी ने जो बंगाल में सड़क पर खड़े होकर बोला था वो बाइट भी कंट्रोल रूम से कहेंगे कि लगा के रखें, वो भी सुनवा देंगे कि आप मैच कर लीजिए। लेकिन पहले शुरू करते हैं जरा हेडलाइन से। हेडलाइन लाइए। एनसीपी मर्जर की डेट हो गई थी फाइनल, तभी अजीत संग हो गया हादसा। अब किस ओर जाएगी महाराष्ट्र की राजनीति? चेंज कीजिए। महाराष्ट्र में आने वाला था बड़ा ट्विस्ट। 8 फरवरी को एक हो रहे थे एनसीपी के दोनों गुट, ये था प्लान। आगे, अगर जिंदा होते अजीत पवार तो महाराष्ट्र में होने वाला था बड़ा सियासी बदलाव, हो गई थी पूरी तैयारी। अब हर हेडलाइन को देखिए, बस अगर अजीत दादा जिंदा होते तो ऐसा होता। एनसीपी के दोनों गुटों का होने वाला था विलय, निधन के बाद अजीत पवार के करीबी ने खोले राज। अब जरा दिखा दीजिए, जरा करीबी ने क्या कहा है, एक हिस्सा उस स्टेटमेंट का दिखा दीजिए। 1980 के दशक के मध्य से ही अजीत पवार के साथ जुड़े रहे किरण गुर्जर ने बताया कि पवार ने विमान हादसे से ठीक 5 दिन पहले उनसे इस विषय पर विस्तार से चर्चा की थी। गुर्जर का के मुताबिक अजीत पवार दोनों गुटों के विलय को लेकर काफी उत्साहित थे। गुर्जर ने कहा कि वह दोनों गुटों के विलय के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने मुझे 5 दिन पहले बताया था कि प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अगले कुछ दिनों में विलय होने वाला है। उनके अनुसार अजीत पवार इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे थे और इसे पार्टी और राज्य के हित में मानते थे। अब ये किरण गुर्जर, बहुत लोग कहेंगे नाम पहली बार सुना है, तो मैं बता दूं, बारामती विद्या ट्रस्ट, जो जहां पर मतलब आखिरी समय में भी अजीत पवार उसी बारामती विद्या ट्रस्ट से उनकी आखिरी विदाई हुई। बारामती विद्या ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं किरण गुर्जर। किरण गुर्जर 1980, जो लिखा है ना 1980 के दशक से दोस्त हैं। जब 1984 में पहली बार छत्रपति कोऑपरेटिव शुगर मिल्स के चुनाव में अजीत पवार आए, तो उस चुनाव के लिए तैयार नहीं थे अजीत पवार। अजीत पवार के कहीं से भी इच्छा नहीं थी राजनीति में आने की, चुनाव लड़ने की। लेकिन जब शरद पवार के साथ आगे बढ़े और इस चुनाव के लिए बात हुई कि अजीत पवार को चुनाव लड़ना चाहिए, बाकी डिटेल तो भाऊ बहुत सारी बताएंगे, तो ये किरण गुर्जर ही थे जिन्होंने अजीत पवार को तैयार किया छत्रपति कोऑपरेटिव शुगर मिल्स के चुनाव में मैदान में उतरने के लिए 1984 में। उसके बाद पिछला लोकसभा चुनाव जब हारे बुरी तरह से अजीत पवार,
तो भी ये खबर थी कि वो विधानसभा चुनाव में जाने के इच्छुक नहीं थे। तब भी किरण गुर्जर ने उनको तैयार किया कि नहीं, जब आप रास्ता अख्तियार कर चुके हैं अपना एक, तो उस रास्ते से रुकना नहीं है, मुड़ना नहीं है। और इतना ही नहीं, 5 दिन पहले वो आखिरी मुलाकात थी किरण गुर्जर के साथ। उन्होंने बताया कि 5 दिन पहले वो आए और कहे कि बहुत अब मेरा मन उचट गया है, सब कुछ इतना कर रहा हूँ फिर भी थप्पड़ खाना पड़ता है और बस बहुत हो गया ये सब। और उसके बाद उनसे कहा कि अब चलते हैं, चलो दोनों कहीं बाहर, कुछ वक़्त साथ में गुज़ारा जाए। तो आधा दिन, हाफ डे पूरा, मतलब दोपहर से लेकर के और रात तक पूरा आधा दिन किरण गुर्जर और अजीत पवार साथ में रहे, डिनर साथ में किया और उसके बाद साथ में डिनर करने के बाद फिर जो है किरण गुर्जर को छोड़ करके और अजीत दादा निकल गए 5 दिन पहले, हादसे से 5 दिन पहले। और जिस दिन हादसा हुआ उस दिन भी मुंबई से निकलते समय किरण गुर्जर को फ़ोन किया और वो एयरपोर्ट पर मौजूद थे। दोनों के ये संबंध थे कि फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ, तो एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए मौजूद थे। दोनों की वो दोस्ती थी। भई बारामती विद्या ट्रस्ट के क्या मतलब उसकी ताकत है, ये भाऊ बेहतर बताएँगे। वो ट्रस्टी, उस ट्रस्ट के ट्रस्टी बनाए गए हैं, तो कुछ तो होगा ना। उस आदमी ने सब कहा, लेकिन एक बयान और भी है। ये तो उनका है, तो वो तो सबसे मुझे लगता है ऑथेंटिक बातें हैं जो किरण गुर्जर कह रहे हैं, लेकिन एक बयान और है, इनको सुनवाइए ज़रा। राजेश टोपे हैं। नहीं, लगभग मर्जर का डिसीजन हो चुका था, अजीत दादा के सामने ही हो चुका था। हम विटनेस है उसके। लास्ट मीटिंग्स भी हो चुकी थी। अभी हम तुतारी के ऊपर बहुत कम जगह लड़ रहे हैं, इसलिए ज्यादातर घड़ी पे ही हम लड़े हैं। तो ये उनके सभी लोगों के मान्यता से ये सब कुछ हुआ था। सब कुछ सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी था जो जिला परिषद के चुनाव के बाद हो सकता था। हे थोडक्यात सांगा, हे जे मर्जरचे जे तुम्ही आता म्हटले ते अनाउन्समेंट होणार होता हाँ जरूर। देखिए, हम भाग्यशाली थे कि अजीत दादा के साथ हम 20 साल मंत्री रह चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है जो भी अच्छा काम हमने किया है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा ये आदरणीय अजीत दादा का है। उन्होंने अच्छा बुरा क्या है ये सिखाया। जैसा अंगुली को पकड़ के एक आधे छोटे भाई को सिखाते हैं, उस तरह मंत्री पदों पे किस तरह से काम करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी किस तरह से बिल्टअप करनी चाहिए और एक पार्टी की इमेज किस तरह से रखनी चाहिए, बहुत छोटी छोटी सीखें उन्होंने दी। खासकर मैं ये कहूंगा कि कोरोना के पीरियड में जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था, तब मैं पूरे महाराष्ट्र में ग्राउंड रियलिटी उनको घूम के दिखाता था, बोलता था। बहुत गंभीरता से सुनवाई भी होती थी और उस पे अमल भी होता था, पॉलिसी मेकिंग होती थी, फंड डिसबर्समेंट होता था। तो मुझे लगता है हम जो भी महाराष्ट्र में, जब महाराष्ट्र वाज नंबर 1 हॉट स्टेट, तो तब हम जो भी कुछ अच्छा कर पाए, तो ही वॉज फाइनेंस मिनिस्टर, ही वॉज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। दैट वाज द ओनली रीजन कि उनके माध्यम से बहुत अच्छा काम कर पाए। तो एक फैमिली रिलेशन है हमारा, क्योंकि मेरे पिताजी के वक्त से माय फादर was member of parliament, he was MLA, and since then we are associated with पवार साहब फैमिली। तो लास्ट सांस तक हम साथ निभाए और हमारा बहुत ही प्रेम सद्भावना एक दूसरे के प्रति कायम रही है। राजेश टोपे हैं। सोचिए, अब अपना खुद ही चर्चा में इनके बयान में प्रोफाइल आ गया कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई गली का नेता बता रहा हो। नहीं नहीं, राजेश टोपे बहुत हाई प्रोफाइल नेता है और शरद पवार के बहुत ही नजदीकी है। रैदर हाँ, जब वो पिछली पिछली बार जब ये ठाकरे की सरकार बनी, उसकी सरकार बनी थी एकनाथ शिंदे की, हाँ, उसमें वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के फ्लोर लीडर थे हम्म, हम्म, टोपे। मैं व्यक्तिगत हम्म, रूप से बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, हालांकि पिछला विधानसभा चुनाव वो हार गए क्योंकि वो हम्म, पूरा डिजाइन ही था सारा हाँ, हाँ, नतीजा। तो उन्हीं के यहाँ, यानी मैं इतना कह सकता हूं कि यदि मैं विधानसभा के सत्र में लोगों से मिलने जाता था, महाराष्ट्र में एक सदन के में एक दिन तो मैं जाता ही हूँ, तो अक्सर ये होता था कि लोग कहते थे भाऊ कहाँ है, तो बोले टोपी जी के चेम्बर में होंगे,
क्योंकि वो फ्लोर लीडर थे, तो उनको एक अलग से चेंबर मिला हुआ था। तो उनके यहीं हम बैठते थे और सारे एनसीपी के लोग, चाहे फिर रोहित हो या बाकी हो, जो नए हो पुराने, ये सारे लोग वहीं मिलते थे कि चलो बात होती थी कि देश क्या कह रहा है, दिल्ली क्या कह रहा है, क्योंकि ज्यादातर महाराष्ट्र के लोगों को ये बड़ा इंटरेस्ट होता है कि दिल्ली में क्या हो रहा है। तो बड़े विश्वास के साथ और स्नेह था। मैं पिछले विधानसभा में इनके कॉन्स्टिट्यूंसी में भी गया था, जब हम विधानसभा कवर कर रहे थे पिछली बार। तो ये कद्दावर नेता है। ये यदि शरद पवार के यहाँ डिसीजन लेने में यदि 2-3 लोग, मतलब शरद पवार खुद, उसके बाद राजेश टोपे होंगे, उसके बाद जो तुम्हारे जयंत पाटिल, ये लोग सब उस मीटिंग में थे। मेरी जानकारी है 8 फरवरी डेट थी आशीष। विटनेस कर रहे हैं कि मैं विटनेस हूँ इस बात का। ये तो मैंने क्या टोपे बोला, जी ने 8 फरवरी की डेट तय थी। हाँ, हम्म, जिला परिषद चुनाव के नतीजे कुछ भी आ जाए, 8 फरवरी को दोनों पार्टियां एक होना तय था। मैं आपको डेट बता रहा हूं, ऑलमोस्ट ये डेट फाइनल हो गई थी। इसके रिपरकेशन क्या होते, अब इसमें 2 लाइन चल रही है, क्योंकि अब दादा है नहीं कंफर्म हाँ। करने के लिए, तो अब स्पेकुलेशन बहुत होंगे। उसमें 2 लाइनें ये चल रही है कि फिर महागठबंधन जो है, मैंने इंडिया गठबंधन, फिर किस एग्रेशन के साथ आगे जाएगा दादा को लेकर, क्योंकि दादा बहुत सारी चीजों से निश्चिंत थे। और फिर आपको पिपरी चिंचवड़ का एक दादा का भाषण में सुनाता हूं। भाषण में उनने कुछ फाइलों का जिक्र किया था कि मेरे पास भी फाइलें हैं, हाँ 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 हाँ, बीजेपी के हाँ, करप्शन की। हाँ, और फिर उसमें एकनाथ खड़से बहुत एग्रेसिव हो गए थे। भले ही एकनाथ खड़से बीजेपी में नहीं है अभी, वो है शरद पवार के साथ, लेकिन एकनाथ खड़से का समय था, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट उनके अंडर था। और ये बात तय है, मैं आज, मतलब सारा महाराष्ट्र जानता है, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं आपको। कृष्णा खोरे प्रोजेक्ट जो था, कृष्णा वैली प्रोजेक्ट, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उसमें हुआ। और वो देन ही शिवसेना बीजेपी सरकार की थी। ये जितने बड़े लोग बने हैं बाद में, चाहे फिर आप अविनाश भोसले से लेकर तमाम लोग जो बने हैं, ये दे आर प्रोडक्ट ऑफ कृष्णा वैली। कृष्णा वैली ने कई बिल्डर बनाए, कई प्रोजेक्ट वाले लोग बनाए। तो उनके बाद एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उनके बाद जब कांग्रेस सरकार आई, एनसीपी और कांग्रेस, तब ये मंत्रालय अजीत पवार के पास आया। तो दादा ने जब पुरानी फाइलें देखी तो बोले मुझे शॉक लग गया, ये एकदम 100 करोड़ रुपए कैसा बढ़ा दिया इसमें। तो अधिकारी ने बोला कि साहब वो 100 करोड़ इसलिए बढ़ाया कि वो पार्टी फंड के लिए पैसा चाहिए था, मंत्री जी ने कहा तो बढ़ा दिया हमने, और उनका हो गया होगा। उसके बाद एक इंजीनियर की, उस जमाने का जो इंजीनियर था, उसने एक अपने वक्तव्य दिया। उसने कहा दादा झूठ बोलते हैं, वो 100 करोड़ नहीं थे, वो 1000 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा था। मैं इंजीनियर था, मुझे पता है। तो ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार नहीं किया। देखिए आशीष जी, ये राजनीति है, हम किसी भी राजनीतिक दल को बेल आउट नहीं करते। ना 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 ना। जिसके हाथ में बंदूक लगी उसने शिकार ही की। कुछ लोगों ने शेर की शिकार करके फोटो खिंचवाए, कुछ लोग खरगोश आया तो उसको मार रहे, हिरण आया तो उसको मार रहे, शेर आया तो उसको मार रहे, वो तो बस बंदूक ही चला रहे हैं। फर्क ये है, सब ने भ्रष्टाचार किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो क्या वो फाइलें उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दी थी? कांग्रेस ने इतने साल राज किया, लेकिन कभी ये फाइलें इकट्ठा करना, एक दूसरे के खिलाफ फ्रंट खोलना, ये कभी हुआ नहीं। राजनीति उन्होंने विचारधारा की लड़ी है। भाजपा भी सत्ता में थी, भाजपा के बाद क्या, आप मुझे बताइए, जोशी जी मंत्री बने, रानी जी मुख्यमंत्री बने, जोशी जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद 10 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन कभी फाइलें निकाली नहीं गई, फाइलें ढूंढी नहीं गई।
तो फाइलों का लाड़े जिक्र नहीं होते किया हैं गया। और संपत के गेट पे खड़े मिलते हैं आज की तारीख में, दरबान भाई होते हैं। दरबान होते तो हाँ। इनके राणे क्या था, नारायण राणे का क्या था? मैं तो कहता हूँ कि नारायण राणे थापा के यहाँ एक काम करने वाले थे, मतलब थापा के यहाँ सेवक थे। एकनाथ शिंदे क्या थे? वो उनके यहाँ सेवक थे, दिग्विजय जी के यहाँ। ये मुझे और किसी ने नहीं, मैं नाम लेके बोल सकता हूं, ये मुझे ठाकरे परिवार के एक बड़े व्यक्ति ने कहा कि जब मैं दिग्विजय जी को मिलने जाता था, क्योंकि दिग्विजय जी हम उम्र थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। दिग्विजय जी की मृत्यु के बाद मैंने ठाणे जाना छोड़ दिया। तो जब मैं जाता था तो मेरी गाड़ी का दरवाजा खोलना, मेरे लिए चाय लाना, ये काम ये करते थे जो अब मुख्यमंत्री बने हैं। ये उस समय की बात है और रिकॉर्ड पे बात हुई मेरे पे, और मैं लूज टॉक करता नहीं। तो ये सारी बातें जो है आशीष, ये लोग उठे। मैं ये नहीं कहता हूं कि राजनीति में उठना नहीं चाहिए, राजनीति में अच्छा है। यदि एक तथाकथित चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर होता है तो इस देश की लोकतंत्र की मजबूती बताता है। यदि एक टेम्पो चलाने वाला बनता है तो ठीक है, लेकिन टेम्पो चलाने वाला मर्सिडीज में घूमे तो फिर गड़बड़ है। चाय बनाने वाला 5 स्टार होटल के मालिक बन जाए तो फिर गड़बड़ा लगता है, कहां से आया पैसा। और यदि इन सब नेताओं को लगता है, मैं सभी नेताओं को, सभी राजनीतिक दल को आज कह रहा हूं, यदि इनको नेताओं को लगता है कि उन्होंने अपने काबिलियत से पैसा कमाया, तो इनको थोड़ा सा समय IIM में देना चाहिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में। ये लेक्चरर करके जाने चाहिए, ये फैकल्टी करके जाने चाहिए। इनको बताना चाहिए कि 5 साल मंत्री बनने के बाद हमने ऐसा कौन सा हुनर है कि हम अब्जोपति बन गए। अरे ये देश की धरोहर है भाई, ये नॉलेज है इनके पास, बंटना चाहिए आने वाली पीढ़ी को, यदि इन्होंने ईमानदारी से कमाया होगा तो कुल मिलाकर बहुत सारी चीजें, क्योंकि वो 2014 के बाद इस देश की राजनीति में बदलाव आया। बदलाव मतभेद का नहीं, मनभेद का है। बदलाव है, अच्छा इसका भाई उधर नौकरी कर रहा है, उसकी नौकरी से निकाल, इसकी बहन उस गांव में शादी की है, उस गांव की इलेक्ट्रिसिटी तोड़, इसको तकलीफ दो, ईडी की नोटिस दे, इनकम टैक्स घर भेज। आप बताइए, जो कांग्रेस से आदमी बीजेपी में जाता है तो बीजेपी का नेता कहलाता है। उनकी कांग्रेस की वापसी सुबह होती है और दोपहर को उसकी यहाँ रेड होती है पेट्रोल पंप पे। अरे थोड़ा टाइम देते यार, थोड़ा 2 दिन का टाइम देते। ये तो तब होता है ना जब क्योंकि शर्म लाज अब हो। निर्लज्जता इतनी हावी हुई है कि शर्म नाम की कोई चीज नहीं आती और खुल के हो रहा है। तो फिर अब क्या करेंगे? अब ये लोग जब सत्ता में आएंगे तो हर एक की फाइल बनेगी, हर एक की फाइल बनेगी। अब इस देश में राजनीति, वो 2014 के पहले की राजनीति सिर्फ कथाओं में रहेगी, और कुछ दिनों के बाद लोग कहेंगे कि ये सिर्फ कथा में होता है, ऐसा होता नहीं था। ये पता नहीं, हम पुराने वीडियो देख रहे थे, कोई चित्रांश था, कोई अशोक वानखेड़े था, आज से 10 साल पहले यूट्यूब पे कहां से कहानी सुनाते थे, रात को सोते थे, सपने देख के सुबह सुनाते थे, और लोग मूर्ख थे, उनको सुनते थे। ऐसी राजनीति थोड़ी होती है। राजनीति तो सत्ता में आने के बाद विरोधकों को घर में घुस के मारने की होती है, उनके बच्चों को अरेस्ट करने की होती है, उनकी हत्याओं की होती है। यही आने वाले समय में दिखेगा। तो दादा ने भी कहा मेरे पास कुछ फाइलें थी, बिल्कुल बोला है दादा ने, रिकॉर्ड पे बोला, सब अखबारों में छपा है कि मैं नई चीज नहीं बता रहा हूं। तो क्या ये डर था? दादा अलग हो जाते तो 2.5 साल दादा वहां भी अर्थमंत्री थे, अभी भी अर्थमंत्री है, फिर दादा बताते अंदर की पोल। नहीं, फिर पता चलता हो आगे भी अर्थमंत्री, क्योंकि शिंदे और शरद पवार इनके संबंध किसी छिपे नहीं है। फडणवीस को जब मराठा आरक्षण में फंसे तो शिंदे कौन था उसका मास्टरमाइंड? तो क्या ये कोई बड़ा पोलराइजेशन होने के लिए था? एक ये है। दूसरा एक स्पेकुलेशन ये भी हो रहा है कि शरद पवार पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, मतलब शरद पवार बीजेपी का साथ देने को तैयार थे, और सुप्रिया जी को केंद्र में मंत्री, यहाँ पे कुछ लोगों को, शरद पवार गुट के कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में एडजस्ट करने की बात हो रही थी। उसमें भाई वो तो कोटा राष्ट्रवादी का ही था, तो उसमें फिर अजित पवार के कुछ मंत्रियों को इस्तीफा होना था, फिर इन लोगों को उसमें एडजस्ट होना था।
जो इस्तीफे देते वो क्या करते, वो बहुत सारी उसमें लॉजिस्टिक थी। लेकिन कुल मिलाकर इन दोनों का एक होना तय था, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये क्रैश लैंडिंग नहीं हुआ है फ्लाइट, इट्स नॉट अ क्रैश लैंडिंग। जो गवाह जो बताते हैं, और मैंने तब से कल से कम 25 पायलट से बात की होगी, मतलब ऐसे ही नहीं जो एयरफोर्स से, क्योंकि मैं उस स्कूल से आता हूं जिस स्कूल में बहुत सारे फौजी दोस्त थे। मैंने कुछ एयरफोर्स के पायलट्स को पूछा, कुछ एविएशन इंडस्ट्री वालों को पूछा। उसमें 2 लोग ऐसे थे कि जो प्राइवेट ये छोटे जहाज उड़ाते थे। या तो कोई मैकेनिकल फॉल्ट है या पायलट की एरर है, ये 2 बातों पे है। क्योंकि पहला उन्होंने कहा कि मुझे दिख नहीं रहा, एक राउंड मारा, दूसरा राउंड मारते समय उसने कहा कि आपको विजिबल होने पे ही आप इन्फॉर्म करना। उसने कहा कि हाँ रनवे दिख रहा है। रनवे दिखने आया तो इसने बोला क्लियरेंस फॉर लैंडिंग ऑन रनवे 11, उसका कॉपी नहीं आया, मतलब उसका रिप्लाई नहीं आया। वो जो है, कई चीजें हैं देखिए सामने, पता नहीं कितना आएगा क्या आएगा। यहाँ गवाह भी हम, वकील भी हम, जज भी हम, वैसा वर्तमान में सिस्टम है। लेकिन लोगों के मन में अभी भी आकांक्षा है। एक बात ये भी है कि उन्होंने निकलने के पहले 7:30 बजे घर से निकले, उसके पहले उन्होंने वेदर भी चेक किया था कि क्या बारामती में लैंडिंग पोजीशन है। और ये नहीं होती तो गाड़ी से चले जाते। ऐसा नहीं था कि वो गाड़ी से नहीं गए, कई बार गाड़ी से गए हैं। कई चीजें सवाल खड़ा करती है। तो ममता बनर्जी ने कहा। और दूसरी बात होती है आशीष, क्या होता है कि एक शहर है बदनाम, सपोज इंदौर के नमकीन बहुत फेमस है, और किसी शहर का दूसरा कोई चीज फेमस है। आप यदि थैले में लेके जा रहे हो और थैले पे इंदौर का नमकीन का स्टैंप लगाओ तो लोग क्या सोचेंगे, उसमें नमकीन ही है, भले ही मिठाई हो, आगरा का पेठा हो। क्योंकि ब्रांड जो है आपका, ये आप पे हावी होता है। वर्तमान सरकार में जो लोग हैं, मैं इनको आरोपी नहीं कहता, लेकिन कई आरोपों से क्लीन चिट लेते हुए आए हैं। तो ये बार बार आरोप क्यों लगते हैं? लोया से लेके मुंडे तक तमाम सवाल उठे हैं। लोया, मुंडे, पांड्यान, और एक पुलिस अधिकारी जो अब क्या नाम लूं, जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से कहा था कि कितना क्या कर रहे थे वो लोग। मैं एक बार तो ये होता है। लोगों को याद दिलाने के लिए एक बार ममता बनर्जी को सुनवा देता हूं, फिर मैं एक खबर और जोड़ता हूं इसमें, तब और फाइनल क्लियरिटी के लिए। ममता को सुनिए क्या कहा था ममता बनर्जी ने हादसे के मुश्किल से 3 घंटे 4 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। हाँ, देखो, आई एम वेरी मच शॉक्ड एंड सैडेंड टू हियर द मैसेज ऑफ अजित पवार, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before 2 days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition, now he's from the opposition, but tomorrow he's supposed to join the original force of their party. My condolences to the family, Maharashtrian people, and also my condolences to the Sharad Pawar ji.
and Ajit Pawarji's family. And for that reason, I am so shocked. So we cancelled our daily program today, but we will decide it tomorrow. बिल्कुल साफ इन्होंने कहा कि मुझे जानकारी मिली कि वो अभी तो हैं सरकार में एनडीए में, लेकिन वो आने वाले कल में इंडिया गठबंधन में आने वाले थे फिर से वापस। ये इनका कहना है और यही बात घूम फिर के विलय वाली आ रही है। अब रहते कहाँ ये तो बहुत क्लियर नहीं करते। दूसरी बात, ममता बनर्जी के और शरद पवार जी के संबंध बाप बेटी जैसे हैं। ममता जी शरद पवार पे बहुत डिपेंड करती है। जब कोई बड़े क्राइसिस आ गए तो वो शरद पवार जी से ही पूछती है। शरद पवार जी ने कई बार ममता जी के पार्टी को चंदे के रूप में भी अपने कुछ उद्योगपति को मित्रों को बोल के मदद भी करवाई है जब वो लड़ाई लड़ी है, क्योंकि ओरिजिनली कांग्रेस से गई है। जब वो कांग्रेस में थी तो शरद पवार भी कांग्रेस की थी। ओरिजिनली कांग्रेस के ही लोग हैं जो अलग हुए हैं, सब कांग्रेस ही। हाँ। तो वो बैकग्राउंड एक है, संबंध एक है। मैं इसमें एक खबर लेकिन और अब जोड़ना है फाइनली। अजीत पवार, अजीत दादा हादसे का शिकार हुए और बस हम दो ही बात कह रहे हैं, बाकी दर्शक समझें जो समझना है। अजीत दादा बड़ा फैसला कुछ ले चुके थे, फैसले के एग्जीक्यूशन की तारीख तय हो चुकी थी। उससे 10 दिन पहले अजीत दादा पवार के प्लेन का क्रैश होता है और उनका निधन हो जाता है। अगली खबर देखिए, थोड़ा और भी चीजें और क्लियर हों। सुप्रिया सुले बनेंगी महाराष्ट्र का चेहरा, सोनिया गांधी की रजामंदी के बाद इंडिया गठबंधन में सियासी हलचल तेज। ये वही फिर जो नव भारत नागपुर वाला उसकी खबर है। इसके मुताबिक विलय के बाद अब जो चर्चा चल रही है कि विलय, अभी भी विलय की कोशिशें हैं। अब दो तरफ से, इधर से कोशिश है कि विलय हो जाए। विलय के बाद ये तैयार सोनिया गांधी ने ओके कर दिया है, क्योंकि हैं तो कांग्रेसी मूल रूप से। तो सोनिया गांधी ने ओके कर दिया है कि सुप्रिया सुले को हम महाराष्ट्र में फेस, मतलब जो कांग्रेस का फेस, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, सुप्रिया फेस हो जाएंगी। शरद पवार की अवस्था यह है कि मुझे लगता है यही उनकी अंतिम चाहत भी होगी। नहीं, शरद पवार जी के मैं बात कहूं, शरद पवार बहुत टूट गए हैं आज। शरद पवार सब कुछ झेल लेते हैं। शरद पवार ने कैंसर जैसा विधि झेल, मतलब जो जिससे लोग टूट जाते हैं उससे लड़ रहे हैं। शरद पवार अपने पराजय से ये कर रहे हैं। शरद पवार अपने परिवार को टूटने से एक बार भी टूटे नहीं। शरद पवार वो रसायन है जो कभी नहीं टूटता। लेकिन पहली बार मैंने शरद पवार को बिखरते हुए देखा है। इसीलिए सुप्रिया सुले का जो स्टेटस था सोशल मीडिया पे, एक शब्द, सिर्फ एक शब्द था, उद्ध्वस्त। उद्ध्वस्त। एक शरद पवार रिटायरमेंट के मोड में थे कि सब कुछ ये दोनों पार्टियां, दोनों एक हो जाए, अजित सब संभाल ले और मैं अब रिटायर हो जाऊं। रिटायरमेंट के बाद फिर यदि आपके कंधे पे बोझ पड़े तो आदमी थक जाता है, थक जाता है। अब वही बात, यही सवाल जो है, दो खबरें और आ रही है। ये खबर एक है कि एनसीपी में, अजीत पवार की एनसीपी में 2-3 नेता बहुत तेजी से सक्रिय हैं कि सुनेत्रा पवार को, अजीत दादा की पत्नी को डिप्टी सीएम बना दिया जाए और पार्टी की कमान वो सुनेत्रा पवार के हाथ में नहीं देना है। वो रहेगा, वो एक्टिव लोगों के नाम भी बोल दे, प्रफुल्ल पटेल एक्टिव हैं, सुनील तटकरे, छगन भुजबल एक्टिव हैं। ये लोग एक्टिव हैं कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम, और जो कुछ स्टेटमेंट भी आए हैं, वो स्टेटमेंट भी मैं बताऊं, कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं कि जिसमें सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया जाए। वो बड़ी भावुकता से कह रहे कि डिप्टी सीएम वही बनेंगी, जबकि मुझे लगता है भावुकता में ये कहना चाहिए था कि हमारी नेता अब सुनेत्रा पवार होंगी, पार्टी की कमान उनके हाथ में है। सुनेत्रा पवार के, यहाँ पर यही मैं समझना चाहता हूँ भाव, सुनेत्रा पवार के हाथ में कमान पार्टी की आई तो फैसला पार्टी के विलय का जो भी होगा सुनेत्रा पवार का होगा। प्रफुल्ल पटेल और प्रफुल्ल पटेल जिनको जीवन भर जिनको ढोया है शरद पवार ने, जब उनके नहीं हुए तो वो अजित पवार के क्या होंगे, सवाल है। बिल्कुल। हाँ। दूसरी बात सुनील तटकरे बोल सकते हैं, सब बोल सकते हैं। सुनेत्रा पवार यदि उप मुख्यमंत्री बनती है तो
तो ये बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है। हाँ ये बीजेपी का कार्ड है, मैं बता रहा हूं आपको, हाँ क्योंकि हाँ वित्त मंत्री, फिर वित्त मंत्रालय भी उनके पास रहेगा, तो वो वित्त मंत्रालय कौन चलाएगा? वो वित्त मंत्रालय दिल्ली चलाएगा या मुख्यमंत्री चलाएगा? क्योंकि ये बजट तो अभी मुख्यमंत्री ही पेश करने वाले हैं, आने वाला बजट अर्थमंत्री के तौर पे। तो क्या सुनेत्रा जो पवार है, क्या वो अजीत दादा पवार जैसी असर्टिव हो सकती है क्या? अजीत दादा ने एक बार बोल दिया कोई बात तो उसको नाकारने में पूरी मुख्यमंत्री से लेके दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सारे मंत्रिमंडल एक तरफ और अजीत दादा एक तरफ, तो भी अजीत दादा भारी पड़ते थे। कई लोगों को लगता है कि ये सिस्टम ऐसा ही चलता रहे और अपना मंत्रालय चलता रहे, अपना मंत्रिमंडल चलता रहे। सवाल ये है कि अजीत दादा क्या चाहते थे? दादा के जाने के बाद दादा को सही श्रद्धांजलि वही होगी जो अजीत दादा चाहते थे। अजीत दादा जो चाहते थे यदि वो हो गया तो वही सही श्रद्धांजलि है अजीत दादा को। ये लोग कई ऐसे ऊपर चले जाते हैं ये सोचते हुए कि भाई हमारी दुकानें चलती रहे, इसलिए ये कोई सिंबॉलिक परिवार का ले ले, इमोशनल मामला है। सुनेत्रा जी को, सुनेत्रा जी, मैं बार बार कह रहा हूं, सुनेत्रा जी एक पॉलिटिकल पार्टी से आती है। पदम सिंह पाटिल बहुत बड़ा नाम था राजनीति में, शरद पवार के बराबर का कद था एक समय उनका। उनकी बहन है छोटी, राजनीति उनके लिए नई नहीं है। पवार परिवार में ब्याह के आई, ये तो यूनिवर्सिटी है राजनीति की। लेकिन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला विद्यार्थी पढ़ेगा कि यूनिवर्सिटी में कैशियर का काम करने वाला पढ़ेगा? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो कैशियर का काम करता है वो डिग्री तो नहीं लेगा ना। उन्होंने घर संभाला, उन्होंने परिवार संभाला, उन्होंने अपने सास को संभाला, अपने ससुरों को संभाला, उन्हें पारिवारिक दायित्व निभाया, अपने बच्चों को संभाला। ये तो बीजेपी के अथक दबाव से उनको लोकसभा लड़वाना पड़ा। लेकिन अजीत पवार उनमें से नहीं है कि घर के महिला को चुनाव लड़वाए। वो बिल्कुल अजीत पवार नहीं चाहते थे। और उसके बाद अजीत पवार ने 10 बार कहा कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी कि मेरी बहन के आगे मेरे पत्नी को लड़ाया था मैंने। तो उन्होंने रिकॉर्ड पे कहा था, मेरे शब्द नहीं है, मेरे कान में नहीं कहा, भाषणों में कहा। सवाल है अजीत पवार क्या चाहते थे? ये सुनेत्रा जी को भी मालूम है, ये सुप्रिया जी को भी मालूम है, ये शरद पवार को भी मालूम है, ये गुज्जर को भी मालूम है, ये सुनील तटकरे को भी मालूम है। और मुझे तो लगता है कौन मैं बीजेपी एक के हाथ में खेल रहा है? करना चाहता हूं भाऊ, हालांकि ये कई लोग कहेंगे अनुचित है। जब यहां से चौपल से परिवार गया, सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार जी, बेटा और बहू, उसी चापल में प्रफुल्ल पटेल भी सवार हो लिए। कई बार मतलब भले वक्त का तकाजा ये हो कि हम न कहें, लेकिन ये ऐसे तो बहुत सारे नेता एनसीपी के थे, सब उसी चापल में बैठे थे। प्रफुल्ल पटेल ये महाराष्ट्र के राजनीति के आलू है। हाँ, हर सब्जी में चल जाते हैं। हाँ, वो एनसीपी और कांग्रेस में थे तो उनकी कांग्रेस में ज्यादा दोस्ती थी। हाँ, उनको लग रहा कि शरद पवार को कुछ हो गया तो अपन कांग्रेस में चले जाओ। तब ये बोलते थे कि सबसे पहले ये कांग्रेस में चले जाएंगे। जब बीजेपी का बोलबाला आ गया तो तुरंत बीजेपी हो गए, क्योंकि उसको अपना औद्योगिक और पैसे का साम्राज्य संभालना है। ये इस सरकार के साथ ज्वाइन करने का मतलब ही था। उसमें अजीत पवार को क्या फायदा हुआ? वो तो उप मुख्यमंत्री पद ही रहा, बदनामी अलग हुई। फायदा किसको हुआ? फायदा छगन भुजबल को हुआ, फायदा हसन मुशर्रफ को हुआ, फायदा किसको हुआ? फायदा हुआ प्रफुल्ल पटेल को, जिनकी जिस फ्लैट में रह रहे थे वो अनुमति से रह रहे थे, वो सीज की हुई प्रॉपर्टी थी, सब कोर्ट से छूट गई। एयर इंडिया घोटाला, सरकार ने क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी, अभी एयर इंडिया में घोटाला नहीं हुआ। जब हम विपक्ष में थे तभी घोटाला हुआ था, अब हम सत्ता पक्ष में है तो एयर इंडिया में घोटाला नहीं हुआ। ये ड्रीमलाइनर किसने खरीदे थे जो एक्सीडेंट हो गया था? क्या जरूरत थी ड्रीमलाइनर का जब एयरलाइन लगातार घाटे में थी? क्यों, किसने खरीदे थे? अब सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट किया कि हमने इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमको कुछ घोटाला मिला नहीं। तो किसके कहने पे इन्वेस्टिगेट किया?
सीबीआई का इतना समय वेस्ट गया, किसके लिए गया, किसके कहने पे गया? ये इतने लोग थोड़ी मूर्ख है इस देश की जनता कि ये समझ नहीं पाती। वही हम कह रहे हैं कि हमने सब तथ्य बता दिए हैं, अब जनता सोचे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ सच कभी आएगा नहीं आएगा, या जो निर्णय अजीत दादा पवार ले चुके थे वो निर्णय धरातल पर उतरेगा, या प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और भारतीय जनता पार्टी के जो टेंशन बढ़ी है, सुनील तटकरे, इन सबके सहारे भारतीय जनता पार्टी फिर से एनसीपी को हजम कर जाएगी अब पूरी तरह से, क्योंकि पहली बार तो तोड़ी थी, इस बार हजम कर जाएगी, घोट जाएगी, खत्म कर जाएगी, हजम और खत्म एक साथ। तो हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।